न्यू ईयर पे मैंने एक विश मांगी थी कि मुझे एक वाइट हेयर्ड लोली वाइफ मिल जाए। मेरा मतलब है एकदम मासूम और नन्ही बच्ची जैसी क्यूट सी लड़की। पर किस्मत का खेल देखो, अगले दिन जैसे ही मेरी आंख खुली मैं खुद एक वाइट हेयर्ड लोली बन चुका था। नींद में चलते हुए मैं शीशे के पास गया और शीशे में दिखने वाली उस क्यूट और सॉफ्ट शक्ल ने मेरी सारी नींद उड़ा दी। माना कि मुझे ऐसी वाइट हेयर्ड लोलीज बहुत पसंद है, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं खुद वही बन जाऊंगा। इस पागलपन के बीच मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल अपने जिगरी दोस्त से मदद मांगने का आया। पर साला किस्मत यहाँ भी खराब। मेरा वो दोस्त एक नंबर का लोली कौन है, यानी उसे ऐसी छोटी हाइट वाली क्यूट लड़कियां कुछ ज्यादा ही पसंद है। अगर उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरी मदद करना दूर की बात है, वो तो भाईचारे को ही सीधा रोमांस में बदल देगा। कमीने को मैं अपना भाई मानता हूँ और वो मेरी ही बॉडी पर लाइन मारेगा। ये डर दिमाग में आते ही मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया और मैं जमीन पर ढेर हो गया। खेल खत्म। मेरी माँ को जैसे ही पता चला कि उनका बेटा एक लोली बन गया है, वो अपना सारा काम छोड़कर आग की तरह दौड़ती हुई घर आई। पर जैसे ही उनकी नजर मेरी इस नरम और गुलाबी शक्ल पर पड़ी, उनके चेहरे का सारा डर गायब हो गया और उसकी जगह एक ऐसी ओवर एक्साइटमेंट आ गई जिसे वो छुपा भी नहीं पा रही थी। मेरी उस एक घबराई सी प्यारी आवाज माँ ने उनका दिल पूरी तरह पिघला दिया था। अब तो वो ये मास्टर प्लान बनाने लगी थी कि मेरे दिमाग को भी एक लड़की जैसा कैसे बनाया जाए। अचानक माँ की आंखें एकदम सीरियस हो गई और उन्होंने मुझे झट से हवा में उठा लिया। बेटा जल्दी से मुझे चेक करने दे कि तू पूरी तरह से लड़की बन गया या नहीं। अगर तू आड़ा टेढ़ा कुछ बन गया है तो मैं तुझे ठीक करवाने डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मेरी तो जैसे रूह ही कांप गई। मैंने घबराकर उनका हाथ रोका। मेरा चेहरा शर्म से आग की तरह जलने लगा। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अभी खुद कंफर्म कर लिया है। ये सुनते ही माँ का चेहरा अजीब हो गया। उनकी आंखों में अजीब सी घिन साफ दिख रही थी। मैं गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखकर चिल्लाया, मैं कोई ठरकी नहीं हूं, मैंने बस क्यूरियोसिटी में चेक किया था। माँ मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गई। तू अचानक लड़की कैसे बन गया, ये तो साइंटिफिकली नामुमकिन है। पर जल्दी ही उन्होंने चैन की सांस ली। खैर, एक शैतान बेटे का क्यूट लोली बन जाना कोई बुरी बात नहीं है। मान लेते हैं कि बेटे का मैचो मैन वाला ट्रायल पैक एक्सपायर हो गया है। दूसरी तरफ जब मेरी बहन शाओ मैंग को पता चला कि मैं लड़की बन गया हूँ, उसकी आंखें चमक उठी। वो पागल बनकर दौड़ती आई और मेरे नरम गालों को जोर जोर से चूमने लगी। और मैं अब इतना कमजोर और छोटा था कि मेरे पास विरोध करने की रत्ती भर ताकत नहीं बची थी। मैंने लाचार होकर माँ से गुहार लगाई, माँ ये मुझे परेशान कर रही हैं, अब रोकते क्यों नहीं। पर माँ ने एकदम शांति से मेरी तरफ देखा और बोली, मेरी प्यारी बेटी, तू भी तो पहले श्याओ मैंग को परेशान करती थी ना, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, आदत हो जाएगी। मैं होश उड़ाकर माँ को घूरता रह गया। आपने अभी मुझे बेटी बुलाया? आप श्योर हो कि आपने गलत इंसान को नहीं बुलाया? हाँ बिल्कुल, अब तो मेरी बेटी ही तो है, मेरी छोटी सी लोली। माँ ने जानबूझकर छोटी सी लोली इन लफ्जों पर बड़ा जोर दिया। मैं कोई लोली? पर मेरी ये भोली और प्यारी आवाज इस मासूम चेहरे के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठ रही थी। मेरा विरोध एकदम बेकार था। जब माँ ने मुझे टांगे फैलाकर बेढंग तरीके से लेटे हुए देखा तो उनका चेहरा गुस्से से भरी तूफान की तरह डार्क हो गया। कौन सी अच्छी घर की लड़की ऐसे टांगे फैलाकर लेटती है? मैंने भी औकात दिखाते हुए पलटकर जवाब दिया, पर मैं तो एक लड़का हूँ ना। माँ ने सख्ती से डांटा, तू अब एक लड़की है, अपनी ये हालत देख। मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ, कॉलेज शुरू होने से पहले एक लड़की की तरह बर्ताव करना सीख ले। अपनी बहन से क्लासेस ले, अब से श्याओ मैंग ही तेरी बड़ी बहन है। मेरे होश उड़ गए। ऐसा क्यों? मैं उससे बड़ा हूँ, अगर मैं लड़की बन भी गया तो भी मुझे ही बड़ी बहन होना चाहिए। पर माँ ने मेरी औकात याद दिलाते हुए सीधा बेइज्जती की लिमिट क्रॉस कर दी। अपने इस छोटे से साइज को देख, अगर कोई तुझे श्याओ मैंग की बेटी बोलेगा तब भी लोग मान लेंगे। ना हाइट है, ना फिगर, और ना ही कोई बॉम्ब्स है, और तू बड़ी बहन बनने के सपने देख रहा है। ये बात सुनकर मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। एक लड़के को उन चीजों की क्या जरूरत? माना मेरी बॉडी लड़की की है, पर मेरी आत्मा अभी भी एक असली मर्द की है। माँ को मेरे साथ और बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने हमारे अगले महीने का पॉकेट मनी ट्रांसफर किया और वापस काम पर निकल गई। जाते जाते एक डेंजरस धमकी जरूर दे गई, अगर कॉलेज शुरू होने से पहले तू एक परफेक्ट लड़की बनना नहीं सीखी तो घर पर तेरी अच्छी खासी क्लास लगेगी। माँ के जाते ही लिविंग रूम में मेरी एक जोरदार चीख गूंज उठी। फोन पर आए उस 10,000 के लिविंग अलाउंस वाले मैसेज को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। खेल देखो किस्मत का। इतने दिन से मेरी माँ मुझे भिखारी की तरह पाल रही थी। कहती थी कि बहन को मुझसे थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, पर यहाँ तो पूरा एक जीरो ज्यादा निकला। गरीब बेटा अमीर बेटी, ये कहावत सच निकली। लगता है लड़की बनने के कुछ मस्त फायदे भी हैं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक श्याओ मैंग ने पीछे से मुझे पूरी तरह अपने गले लगा लिया। श्यामू, अपनी बहन को एक किस दो मकलीस। मेरा दिमाग टोटली हैंग हो गया। भले ही तू अब मेरी बड़ी बहन बन गई है और मैं तेरी सारी बात मानूंगा, पर ये डिमांड थोड़ी औकात से बाहर नहीं हो गई? हमारा रिश्ता एकदम प्योर भाई बहन वाला है। अरे यार श्यामू, तू अभी इतनी क्यूट लग रही है कि तू मेरे रूल्स तोड़ रही है, और वैसे भी तो अब लड़की है, तो बस एक बार अपनी बहन को किस कर देना, बस एक बार। मैं स्ट्रिक्ट होकर मना करने ही वाला था, पर श्याओ मैंग की बेचारी आंसू भरी आंखों को देखकर मेरा दिल पिघल गया। रोना मत, ठीक है, मैं किस कर देता हूँ। ये कहते ही मैंने उसके गोरे गालों पर एक छोटा सा किस कर दिया। श्याओ मैंग खुशी से उछल पड़ी और उसने पाउंस करके मेरे गालों पर जोर से किस किया। श्यामू, तू सच
में बहुत अच्छी है। और उसके ठीक बाद उसने मुझे जबरदस्ती घसीटकर अपने कमरे में डाल दिया। जब मैं श्याओमेंग के कमरे से बाहर निकला तो मेरी दुनिया घूम रही थी और मेरे चेहरे और गर्दन पर बहुत सारे लिपस्टिक के रेड निशान छप चुके थे। ठीक उसी वक्त मेरी पॉकेट में रखे फोन की रिंग बजी। मैंने फोन निकाला तो स्क्रीन पर उसी लॉलीकॉन बेस्ट फ्रेंड का मैसेज था। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन रुक गई। अगर इस कमीने को पता चल गया कि मैं लॉली बन चुका हूँ तो मेरी जिंदगी वहीं दफन हो जाएगी। मैंने हार मानकर फेक टाइप किया, भाई अब व्हाइट हेयर्ड लॉली की खोज बंद कर दे, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और किसी तरह फालतू बहाने बनाकर मैंने उसे गेम से बाहर कर दिया। कॉलेज शुरू होने से पहले के इन कुछ दिनों में श्याओमेंग मुझे लगातार कपड़े पहनना और स्कर्ट्स कैरी करना सिखाती रही, जबकि मेरी माँ मेरे कॉलेज डॉक्यूमेंट्स में मेरा जेंडर ठीक करवाने के मिशन पर लगी थी। कॉलेज के ओपनिंग डे पर मैं एक छोटी सी स्कर्ट पहनकर कैंपस में एंट्री मार रहा था। अचानक मेरी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो मेरा लेवल मैक्स लॉलीकॉन भाई चेनबो था। मेरे तो होश ही उड़ गए। ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये भी यहाँ पढ़ने तो नहीं आया? खत्म, सब खत्म। अगर उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो लॉलीकॉन तो दूर की बात है, किसी नॉर्मल आदमी का भी फ्यूज उड़ जाएगा। मैं तो सोचने से भी डर रहा था कि अगर चेनबो को पता चला कि मैं उसका वही भाई हूं तो वो मेरे साथ क्या भौकाल मचाएगा। तभी एक और लड़का चेनबो के पास आया और बोला, चेनबो बॉस, आप जिसे ढूंढ रहे थे वो शाओमू मुझे मिल गई। कसम से मुझे नहीं पता था आपका दोस्त इतना क्यूट होगा। चेनबो वहीं पर पत्थर का बन गया। मेरा भाई एक असली मर्द है और तू उसे क्यूट बोल रहा है? तो अपना दिमाग खो चुका है क्या? उस लड़के ने अपना फोन चेनबो को पकड़ाते हुए कहा। पर बॉस, पूरे कॉलेज में शाओमू नाम की सिर्फ यही एक लड़की है। चेनबो ने जैसे ही स्क्रीन पर झांका वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर एक बेहद क्यूट व्हाइट हेड लॉली की फोटो चमक रही थी। अगर मेरा भाई सच में ऐसा दिखता है तो मैं अपनी 2.5 साल की आयु कम करके भी इससे शादी कर लूंगा। चेनबो थोड़ी देर के लिए सपनों की दुनिया में चला गया, पर जल्दी ही उसने अपना सर झटका। नहीं यार, ये लॉजिक के बाहर है। अगर ये शाओमू है तो मेरा भाई कहाँ गया? कहीं वो सच में व्हाइट हेड लॉली तो नहीं बन गया? ये ख्याल दिमाग में आते ही चेनबो ने तुरंत अपना फोन निकाला और मुझे कॉल लगा दी। दूसरी तरफ मेरी पॉकेट में फोन जोर से बजने लगा। कॉलर आईडी पर उस दरिंदे का नाम देखते ही मैंने तुरंत कॉल कट कर दी। अगर मेरी इस स्वीट आवाज ने उसके कानों पर हमला किया तो वो वहीं सीधा स्वर्ग सिधार जाएगा। कॉल कट होने पर चेनबो आग बबूला हो गया। औकात देख इसकी, अपने बाप की कॉल काट रहा है। कहीं सच में किडनैप तो नहीं हो गया? थोड़ी दूर खड़ा मैं पूरी तरह से पैनिक मोड में था। आखिर मैं अपने लड़की बनने का सच इससे कैसे छुपाऊं? डायरेक्ट सच बताना तो खुद की कब्र खोदने के बराबर था, क्योंकि मुझे याद आया कुछ वक्त पहले हम दोनों के बीच एक भयानक टॉपिक पर चर्चा हुई थी। भाई, अगर हम दोस्तों में से कोई अचानक लड़की बन जाए तो तू क्या करेगा? उस वक्त मैंने सबसे पहले अपनी छाती ठोकर हीरो वाली गारंटी दी थी। मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को मौका दूंगा, भाई लोग पहले ऐश करेंगे। माना वो एक मजाक था, पर लगा है चेनबो ने उसे दिल पर ले लिया था। अब जबकि मैं सच में उसकी परफेक्ट लॉली बन चुका हूं तो अगर उसने मुझे अपना वो वादा याद दिला दिया तो? ये सोचते ही मेरी रूह कांप गई। मेरी बहन श्याओमेंग ने शायद मेरी ये टेंशन भांप ली थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, जब अब तुम दोनों भाई भाई नहीं बन सके तो सीधा उसकी पत्नी ही बन जाओ ना। जब तू लड़का था तब भी चेनबो तेरे लिए जान छिड़कता था, अब तो वो तुझे हवा में उड़ा कर रखेगा। चेनबो के इस आफत के चक्कर में मेरा क्लास में बिल्कुल फोकस नहीं बन रहा था और जैसे ही मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा मेरी नजर सीधा उससे जा मिली। हम दोनों का टाइम वहीं रुक गया। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मुझे जीरो आइडिया था कि मैं अपने इस बेस्ट फ्रेंड का सामना कैसे करूं। वहीं दूसरी तरफ चेनबो मुझे आंखें फाड़कर ऐसे घूर रहा था जैसे मुझ में ही खो गया हो। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। ये लॉली कितनी क्यूट है, ये तो बिल्कुल मेरे सपनों की रानी जैसी है और ऊपर से व्हाइट हेयर। मैंने इंटरनेट पे छान मारा पर ऐसी परफेक्ट व्हाइट हेयर्ड लॉली कहीं नहीं मिली और अब वो सीधा मेरे सामने खड़ी है। उस एक सेकंड के अंदर चेनबो ने तो हमारे पैदा होने वाले बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। ठीक उसी वक्त चेनबो की नजर मेरे बगल में खड़ी श्याओमेंग पर पड़ी। वो उसको अच्छी तरह जानता था। उसने सस्पेंस तोड़ते हुए पूछा, श्याओमेंग, तुम इस लड़की को जानती हो क्या? ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन बन गई। श्याओमेंग को अच्छी तरह पता है कि चेनबो एक नंबर का डेंजरस लॉलीकॉन है। कहीं ये चुड़ैल मुझे फंसा तो नहीं देगी। मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक श्याओमेंग ने बड़ी सी मुस्कान के साथ ब्लास्ट कर दिया। अरे यही तो श्याओमू है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी ही बहन ने मुझे ऐसे सस्ते में बेच दिया। कौन सी बहन अपने भाई के साथ ऐसा धोखा करती है? उधर चेनबो का दिमाग अलग ब्लैंक हो चुका था। वो मेरे इस छोटे से लॉली रूप को घूरते हुए बड़बड़ाया, ये श्याओमू का हो सकती है, मजाक मत कर यार। श्याओमेंग ने एक शैतानी मुस्कान के साथ तुरंत कवर अप किया, ही अरे ये हमारी दूर की रिलेटिव है, बस इसका नाम भी श्याओमू ही है। ये एक्सप्लेनेशन सुनकर चेनबो थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुआ, पर लगता है उसने मेरी असली आइडेंटिटी पे शक नहीं किया। पर अगले ही सेकंड उसकी बात ने मेरे दिल की धड़कन वापस बुलेट ट्रेन बना दी। पर एक मिनट, मैंने तो श्याओमू से व्हाइट हेयर्ड लॉलीज के बारे में कितनी बार पूछा था। उसने कभी नहीं बताया कि उसके खानदान में ही एक है। साला अकेले के लिए मजे लूटना चाहता था। श्याओमेंग की हंसी थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। मेरा भाई एक नंबर का आलसी है, उसे रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना पसंद नहीं, इसीलिए उसे इसके बारे में सच में नहीं पता था। अचानक चेनबो ने टॉपिक घुमाया, वैसे तेरा भाई है कहाँ? कॉलेज शुरू हो गया पर जनाब का कोई अता पता नहीं। 2 महीने की छुट्टियों में एक बार शक्ल नहीं दिखाई, दोस्ती भूल गया क्या? श्याओमेंग ने कनखियों से मेरी तरफ देखा और एक बम फोड़ दिया। मेरे भाई को पता था तुझे लॉलीज कितनी पसंद है, इसीलिए वो जेंडर चेंज करवाने गया है, यकीन करेगा? ये एकदम खुला मजाक था और चेनबो घंटा इस पर विश्वास करने वाला था। धरती पर ऐसी नामुमकिन चीजें थोड़ी ना होती हैं। तभी श्याओ
शाओ मेंग के दिमाग की बत्ती जली और वो जोर से हंसी। अरे उसको बवासीर हो गई थी, हॉस्पिटल गया था ऑपरेशन करवाने, कटोरा जितना बड़ा था, अब 2-3 साल तक बेड से उठ नहीं पाएगा। ये सुनते ही चैनबो का ठहाका पूरी क्लास में गूंज गया। अच्छा तो ये चक्कर है, मैं भी सोचूं मेरा भाई किसी शर्मीली लड़की की तरह मिलने से बहाने क्यों बना रहा है। साले को बवासीर का चक्कर था, शर्म के मारे छुप रहा था। बगल में बैठा मैं गुस्से से आग बबूला हो रहा था। इस बेइज्जती पर मेरा मन कर रहा था कि इन दोनों को खरी खोटी सुनाऊं, पर एक लफ्ज बोलते ही मेरा भांडा फूट जाता। खून का घूंट पीकर मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। नजर उठाते ही एक नया झटका लगा। चैनबो पूरी तरह से आंखें फाड़कर मुझे ही ताड़े जा रहा था। शाओ मेंग ने भी हमारी आंखों का ये टकराव देख लिया। उसकी शैतानी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वैसे तुम दोनों की जोड़ी काफी मस्त लग रही है। ये बोलते ही उस चुड़ैल ने मुझ 1.5 मीटर की मासूम लोली को उठाया और सीधा चैनबो के बगल वाली खाली सीट पर पटक दिया। अब चैनबो के होश उड़ने की बारी थी। उसने लाल टमाटर जैसा चेहरा बना लिया। शाओ मेंग की इस हरकत पर मेरे पास गालियों के अलावा कोई शब्द नहीं बचे थे। चैनबो की वो ठरकी निगाहें बर्दाश्त के बाहर थी और ऊपर से मेरी सगी बहन हमारा रिश्ता पक्का करवाने में लगी थी। इससे अच्छा तो जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उस लोलीकॉन के बगल में बैठते ही मेरी पीठ पर ठंडी झुरझुरी दौड़ गई। पूरे जिस्म पर गूज़बम्स आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक दरिंदा मेरा शिकार करने वाला हो। बाहर से मैं एकदम चिल बनने की एक्टिंग कर रहा था, पर अंदर ही अंदर मेरी आत्मा रो रही थी। भाई भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, ऐसे मत घूर मुझे। माना मैं अभी तेरी ड्रीम गर्ल लग रही हूं, पर अपने दिमाग से ये कचरा निकाल दे। अफसोस, ये सारी भड़ास में सिर्फ अपने अंदर ही निकाल सकता था। ठंडी सांस छोड़ते हुए मैं खिड़की की तरफ देख ही रहा था कि अचानक एक जानी पहचानी मासूम सी आवाज मेरे कानों में गूंजी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैं बड़ी बहन हूं ना, तो फिर मुझे छोटी बहन क्यों बनना पड़ रहा है? एक पिंक हेड गुस्से से भरी छोटी सी लोली तूफान की तरह क्लास में घुसी और सीधा आकर मेरी बाहों में गिर पड़ी। शायद हम दोनों का दुख एक जैसा था, इसीलिए मैं और ये पिंक हेड लोली देखते ही देखते पक्के दोस्त बन गए। ये नजारा देखकर चैनबो के दिमाग के सारे तार उड़ गए। एक ही क्लास में 2-2 लोलीज, वो भी एकदम टॉप टियर खूबसूरत। ये कोई कॉलेज नहीं है भाई, ये तो सीधा स्वर्ग है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बगल में 2-2 गुड़ियों को बैठे देखकर उसकी नजर वहां से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी। बीच बीच में वो चुपके से फोन निकालता, हमारी फोटोज क्लिक करता और तुरंत अपने जिगरी दोस्त शाओ मू को सेंड कर देता। अगले ही सेकंड मेरी पॉकेट में रखा फोन बज उठा। शुक्र है चैनबो ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस अपने भाई के रिप्लाई का वेट कर रहा था। उस बेचारे को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उसका जिगरी दोस्त सिर्फ एक लोली बन ही नहीं चुका है, बल्कि ठीक उसकी नाक के नीचे बैठा है। अजीब सी ऑकवर्डनेस फील हो रही थी। सामने ही बैठा हूं, पर अनजान बनकर फोन पर चैट करनी पड़ रही है। चैनबो का मैसेज था, देख भाई हमारी क्लास की व्हाइट हेड लोली कितनी क्यूट है, तेरा ना आना सबसे बड़ा लॉस है। ऊपर से ये तेरी दूर की रिलेटिव है और साथ में एक पिंक हेड लोली भी है। उसके चेहरे पर आशिकों वाली मुस्कान थी। मैंने फोटो खोलकर देखी तो सच में मैं खुद काफी सुंदर लग रहा था। बस फ्लैट चेस्ट और छोटे साइज को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी शक्ल कॉलेज की टॉप ब्यूटी वाली थी। मैंने एक नॉर्मल रिप्लाई चिपका दिया, हाँ ये व्हाइट हेड लोली सच में क्यूट तो है। तुरंत चैनबो का रिप्लाई आया, हे है ना, पर भाई तू इस पर लाइन मत मारना, मैंने तो इसके और अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए हैं। ये पढ़ते ही मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। किसको तेरे साथ बच्चे पैदा करने अबे चैनबो, कमीने दरिंदे। थोड़ी देर की बकवास के बाद चैनबो वापस असली मुद्दे पर आ गया। पर तू कॉलेज कब आ रहा है? सही सही बता, वरना मैं सीधा हॉस्पिटल आकर तुझे उठा लाऊंगा। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मैं पैनिक हो गया और जल्दी से बहाना मारा, अरे रिकवर होने दे पहले, अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ हूँ, कोई मर थोड़ी गया हूँ जो इतनी जल्दी मची है तुझे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म होने का टाइम आ गया। शाओ मेंग एक बड़ा सा ट्रॉली बैग घसीटे हुए मेन गेट की तरफ जा रही थी। मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, ए छोटी कहाँ जा रही है? हम कॉलेज हॉस्टल में नहीं रुकेंगे क्या? माँ ने कॉलेज के बाहर हमारे लिए एक फ्लैट रेंट पर लिया है, सुना है वहाँ 2 और लड़कियां भी हमारे साथ रहेंगी। तब मेरे प्यारे भैया भूल कर भी उनके कमरे में घुसने की कोशिश मत करना। ये सुनकर मेरा ईगो हॉट हो गया। मैं कोई दरिंदा थोड़ी हूँ जो बिना मतलब किसी के कमरे में घुसूंगा। लगता है मेरी बहन ने मेरे कैरेक्टर को लेके कोई बहुत बड़ी गलत फहमी पाल रखी थी। मेरा काउंटर सुनते ही शाओ मेंग का चेहरा गुस्से से डार्क हो गया। तू और वो चैन बॉब मिलकर इंटरनेट पर लोलीज ढूंढते हो और फिर बोलता है कि तू ठरकी नहीं है। सीधे सीधे बता क्या चक्कर है तेरा? सच बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, दिमाग नए नए बहाने सोचने में लग गया। पर शाओ मेंग किसी ऐसी गोली को खाने वाली नहीं थी। अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं तुझे चैन बॉ के हवाले कर दूंगी और तुम दोनों की शादी पक्की करवा दूंगी, और अगर तूने विरोध किया तो तेरे लोली बनने का सारा राज उसके सामने खोल दूंगी। इस खौफनाक धमकी ने मेरी रूह कांप दी। मैं पागल की तरह सर हिलाने लगा। बहन मुझे माफ कर दे, मैं किसी भी हाल में उस चैनबो का शिकार नहीं बन सका। वो साइको मेरे साथ बच्चे पैदा करने के सपने देख रहा है। हार मानकर मुझे अपना सारा राज उगलना पड़ा और कैसे मैं खुद व्हाइट हेड लोलीज का एक बड़ा फैन हूँ ये सच भी उसके सामने आ गया।
शाओ मैंग ने मुझे एक अजीब सी घिनौनी नजर से ऊपर से नीचे तक आड़ा। अच्छा, तो तू व्हाइट हेड लोलीज का दीवाना है, तो फिर ठीक है, अब आराम से बैठकर खुद पर ही लाइन मार। खुद पर लाइन मारूं? मैंने ऑटोमेटिकली अपने सफेद बालों पर हाथ फेरा। माना कि मैं सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था, पर खुद को ही ताड़ने का ये आइडिया दिमाग की नसें फाड़ रहा था। अजीब सी फीलिंग आ रही थी। हाँ, अब तू भी एक मस्त लोली है, और वैसे भी स्कर्ट पहनने की आदत तो तुझे लगी गई है, शाओ मैंग ने छेड़ते हुए कहा। आदत लग गई माय फुट, जब भी हवा चलती है सब कुछ ठंडा ठंडा लगता है। मेरी इस फ्रस्ट्रेशन पर शाओ मैंग ने बोर रोकर मुंह बनाया। चल जल्दी, नए रूममेट से मिलते वक्त थोड़ी तमीज दिखाना, मैंने मरी हुई आवाज में जवाब दिया। हाँ हाँ पता है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तू मुझे ही मैनर्स सिखा रही है। थोड़ी ही देर में हम उस नए फ्लैट पर पहुंच गए। अंदर से माँ की एक्साइटेड आवाज आई, मेरी प्यारी बेटियों, आओ जल्दी अपनी नई रूममेट से मिलो। मेरा दिल थोड़ा जोर से धड़का। क्या नई रूममेट कोई हॉट और खूबसूरत लड़की होगी? पर जैसे ही मैंने उस रूममेट का चेहरा देखा, मेरे होश उड़ गए, दिमाग पूरा ब्लैंक। ये यहाँ क्या कर रही है? कितनी क्यूट लोली है। ये बड़बड़ाता हुआ एक बड़ा सा साया अचानक मुझे गले लगाने के लिए मेरी तरफ झपटा। ठीक उसी वक्त पीछे से कड़क आवाज गूंजी, छोटी, मेरे दोस्त को परेशान मत कर। एक पिंक कलर का छोटा सा गोला अचानक मेरी ढाल बनकर सामने खड़ा हो गया। नजर साफ हुई तो पता चला ये तो सुबह वाली वही पिंक हेड लोली शाओ ना थी। किस्मत का खेल देखो, ये मेरी नई रूममेट निकली, और वो लंबा चौड़ा साया जो अभी मुझ पर झपटे मारने आ रहा था, वो इसकी सगी बहन शाओ बिंग थी। शाओ बिंग ने ऑकवर्ड होकर शर्म से अपना सर हिला दिया। मेरा दिमाग 2.5 सेकंड के लिए टोटली हैंग हो गया। खैर, जब एक तगड़ा माचो मैन पलक झपकते ही लोली बन सकता है, तो इन दोनों बहनों के साइज का ये जमीन आसमान का फर्क कौन सा बड़ा लॉजिक तोड़ रहा था। मुझे इतना चिल देकर शाओना ने आगे बढ़कर मेरे कान में फुसफुसाया, मेरी बहन शाओबिंग एक नंबर की लेवल मैक्स लॉलीकॉन है, गलती से भी इसके आसपास मत भटकना, खासकर तेरे जैसी आफत लड़की तो बिल्कुल नहीं, जो क्यूटनेस के सारे रूल्स तोड़ रही है, वरना ये तुझे सीधा सोफा पर पटक कर जोरदार किस करेगी, बचा भी नहीं पाएगी खुद को। अरे वाह, इतना मस्त औकात से बाहर वाला ऑफर, अगली बार पक्का ट्राई करना पड़ेगा। उन दोनों के वहां से निकलते ही मैं एकदम सेटिस्फाइड होकर अपने छोटे से बेड पर ढेर हो गया। पर तभी फोन की स्क्रीन चमकी, वही दरिंदा चेनबो। मैसेज में लिखा था, भाई कौन से हॉस्पिटल में है तू? आज मैं एकदम वेला हूँ, अपनी नई ब्रांड न्यू सुपर कार निकालकर तुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले चलता हूँ। फ्रस्ट्रेशन में सर पीटते हुए मैंने टाइप किया, कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद। अगर ये चेनबो एक हर की लॉलीकॉन नहीं होता तो शायद मैं एक बार हिम्मत करके उसे अपना पूरा सच उगल देता। टेंशन से मेरी नसें फटने लगी थी। अगर सच में इस कमीने ने मेरे इस रूह पर लाइन मारना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं उसके मुंह पर बोलूंगा, सॉरी आशिक, मैं तो तेरा जिगरी भाई हूँ? नहीं, किसी भी हाल में इस दरिंदे को खुद पर फिदा नहीं होने देना है। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से ये पक्की कसम खा ली। मेरा रिप्लाई आने में टाइम लगा तो चैनबो वहां पैनिक हो गया, अबे कुछ तो बोल, और तू तो हमेशा वॉइस नोट भेजता था ना, अचानक ये सिर्फ टाइपिंग पर कैसे उतर आया? दिमाग की बत्ती अचानक जल उठी और मैंने एक सॉलिड बहाना फेंका, अरे भाई वो अभी नर्स आई थी ड्रेसिंग चेंज करने, और सुन, ये बवासीर के ऑपरेशन की वजह से मेरी आवाज पर थोड़ा असर पड़ गया है, आवाज एकदम पतली और औरतों जैसी निकल रही है आजकल। चैनबो ने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन मारा, तो कब निकल रहा है बाहर? चल दारू पीने चलते हैं। ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में खतरनाक शैतानी आइडिया आया। इस कमीने के भूत को हमेशा के लिए उतारने से पहले ये टेस्ट करना जरूरी था कि ये इन गुड़ियों के पीछे किस लेवल तक पागल है। मैंने पूरी शातिरता से गेम खेला और रिप्लाई भेजा, भाई अभी तो मेरा बाहर निकलना मुश्किल है, एक काम कर, तब तक मेरी वो लॉली रिलेटिव तुझे कंपनी दे देगी, कैसा रहेगा? मैं तो बस उसकी औकात नाप रहा था, पर इस साले ने सीधा घुटने टेकने वाला इमोजी भेज दिया। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। मेरे बाप, मेरे देवता, अपने इस नालायक बेटे का प्रणाम स्वीकार करे। मेरा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अबे मैं बस मजे ले रहा था, चुपचाप मुंह धो और सो जा कमीने। पर वो कहाँ मानने वाला था। अरे ऐसे मत कर भाई, मैंने तुझे अपना बाप मान लिया है, तू उसका रिलेटिव है ना, तेरे पास तो पक्का कोई ना कोई जुगाड़ होगा उसे बाहर लाने का। जिंदगी में पहली बार चैनबो ने मुझे बाप बोलकर बुलाया था। आज पता चला कि ये साला अंदर से कितना बेशरम और बिना हड्डी का है। एक तो इतना बड़ा अमीर ज़्यादा है और इसके शौक इतने अजीब और घटिया है। अजीब शौक इसे बोल रहा है। मुझे जो लड़कियां पसंद है उनकी हाइट बस थोड़ी छोटी होती है, दैट्स इट। उसकी इस ढीठ दलील ने मुझे और इरिटेट कर दिया। बातों में चैनबो से जीतना नामुमकिन लग रहा था, इसीलिए मैंने तुरंत एक नया बहाना चिपकाया। चल मान लिया मैं उसे तेरे साथ भेज दूं, पर तू एक लड़की को अपने साथ ठेले पर दारू थोड़ी पिलाने ले जाएगा। पर ये आशिक तो पूरी तैयारी करके बैठा था। मैं उसे छोटी स्कर्ट्स खरीदने ले जाऊंगा ना, फूल, मेकअप का सामान जो उसको पसंद आएगा सब दिला दूंगा। छोटी स्कर्ट्स, ये शब्द पढ़ते ही मेरी आंखें फटकर बाहर आने को हो गईं। कमीने चैनबो अब सीधा गिफ्ट और कपड़ों पर आ गया। साले मुझे पता है तू बस मेरी इस बॉडी पर लाइन मार रहा है। किसी भी हाल में इसके साथ जाना तो मौत को दावत देना था। पर उसका अगला मैसेज और भी भयानक था, अगर तूने मेरी सेटिंग नहीं करवाई तो मैं सीधा तेरे घर आकर तुझे ढूंढ निकालूंगा। ये पढ़ते ही मेरा दिमाग सुन पड़ गया। ये तो मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या आप सच में साइको के साथ डेट पर जाना पड़ेगा? पूरे 2.5 घंटे तक दिमाग खपाने के बाद आंसू पीते हुए मैंने अपने सबसे जिगरी दोस्त चैनबो को हमेशा के लिए ब्लॉक मार दिया। माफ करना मेरे भाई, अब हम अगले जन्म में ही दोस्त बनेंगे। उसी रात मुझे एक बड़ा ही अजीब और भयानक सपना आया। सपने में वही दरिंदा चैनबो सीधा मेरा रास्ता रोकर खड़ा था। ओए शाओमू,
कब तक नाटक करेगा? तू एक लोली बन चुका है, ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? क्या तू मुझे अपना भाई नहीं मानता? अगले ही सेकंड चेनबो झट से एक घुटने पर बैठ गया और जादू की तरह उसके हाथ में गुलाब का गुच्छा आ गया। मुझे पता था तेरे दिल में मेरे लिए फीलिंग है। शाओमू, मुझसे शादी कर ले और मेरी बीवी बन जा। ये रुला देने वाली लाइन सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। अबे चेनबो, मैं तेरा भाई हूँ। मेरा घंटा कोई भाई नहीं है। आज से तू सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी है। उसकी ये नीच बातें सुनकर मेरा दिमाग फटने वाला था। मैं तुझे जिगरी यार मानता हूँ और तू मुझ पर ही लाइन मार रहा है। साले कमीने, तू सच में मेरी बॉडी चाहता है? मेरा ये गुस्सा चेनबो के लिए किसी मजाक से कम नहीं था। बिना सोचे समझे उस दरिंदे ने मेरे इस नन्हे से जिस्म को हवा में उठा लिया। मैंने हाथ पैर मारकर पूरी जान लगाई, पर सब बेकार। हार कर मैंने अपनी तरफ से सबसे खतरनाक और आग बबूला नजर से उसे घूरा, पर साला ये दाव भी उल्टा पड़ गया। मेरा गुस्सा देखकर वो और पिघल गया। शाओमू, तू गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती है। तूने वादा किया था ना कि अगर तू कभी लोली बनी तो सबसे पहला मौका तू अपने भाई को ऐश करने के लिए देगी। एक झटके के साथ मेरी नींद खुल गई। सांसें उखड़ी हुई थी और पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। ये तो पूरी तरह औकात के बाहर था। इसीलिए अगले दिन कॉलेज में मैंने खुद को जमीन में गाड़ लेने वाली जीरो प्रोफाइल मेंटेन की। क्लास में चुप, ब्रेक में चुप, किसी से नजर तक नहीं मिलाई। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होते ही बिल्कुल उस डरावने सपने जैसा ही एक टेरिफाइंग सीन रियलिटी में बदल गया। चेनबो ने मुझे सीधा कॉरिडोर में घेर लिया था और उसके चेहरे पर ठीक सपने वाली वही शैतानी मुस्कान थी। उस जानी पहचानी शक्ल पर नजर पड़ते ही मेरे दिमाग में कल रात का वो भयानक सपना चलने लगा, जहां वो दरिंदा मुझे जोर जोर से किस कर रहा था। मेरी रूह कांप उठी और मैं वहीं पत्थर बन गया। चेनबो, मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं तेरी उन नीच और घटिया डिमांड्स को कभी पूरा नहीं करूंगी। चेनबो का चेहरा एकदम ब्लैंक था, जैसे उसके दिमाग की बत्ती फ्यूज हो चुकी हो। अरे, मैं तो बस दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था। अब होश उड़ने की बारी मेरी थी। तो ये कमीना सिर्फ दोस्ती करना चाहता था? ओह, दोस्ती? दोस्ती तो बहुत अच्छी बात है, पर भाई मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बाकी की पंचायत कल करेंगे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं वहां से गोली की रफ्तार से निकल लिया। नीचे बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर ही मेरे फेफड़ों ने ठीक से हवा अंदर ली। मेरा बाप रे, ये लोलीकॉन लोग सच में आफत होते हैं। एक नजर ही काफी थी मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए। कल से छुट्टी होते ही सीधा श्याओना और बाकी सबकी ढाल के पीछे छुपकर ही घर जाऊंगा। घर का दरवाजा खुला तो अंदर सन्नाटा था। श्याओना और बाकी कोई भी अभी तक वापस नहीं आए थे। लिविंग रूम की टेबल पर बस श्याओना का छोड़ा हुआ एक नोट पड़ा था। मैं और मेरी बहन बाहर जा रहे हैं। भूख लगे तो खुद ऑर्डर कर लेना और ध्यान रखना किसी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलना। बाहर से खाना ऑर्डर करना, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अनजान आदमी की तो औकात क्या, कोई बदमाश भी आ जाए तो तेरा भाई उसको एक मुक्के में ढेर कर देगा। आधे घंटे बाद डोरबेल की डिंग डोंग गूंजी। हेलो, आपका खाना आ गया है, प्लीज दरवाजा खोलिए। आवाज में एक अजीब सा जाना पहचानापन था, पर उस वक्त दिमाग में कुछ क्लिक नहीं किया। बिना ज्यादा सोचे मैंने फटाफट दरवाजा खोल दिया, पर सामने खड़े डिलीवरी वाले लड़के का चेहरा देखकर मेरे पैर जमीन में गड़ गए। अबे डाइतू, तू यहाँ खाना डिलीवर क्यों कर रहा है? मेरे ठीक सामने मेरा हाई स्कूल का सबसे जिगरी दोस्त खड़ा था। ये हमेशा से एकदम चिकना और डेलिकेट सा लड़का था। इतना चिकना कि एक टाइम पर चेनबो जैसा दरिंदा भी इस पर लाइन मारने वाला था। अरे, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? डाइतू ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। मैं शाओमू हूँ। ये 3 लफ्ज मुंह से निकलते ही मुझे मेरी औकात याद आ गई। खेल खत्म। मैं पूरी तरह भूल चुका था कि मैं अब एक सफेद बालों वाली नन्ही लोली बन चुका हूँ। पसीना पोंछते हुए मैंने तुरंत कवर फायर दी। मेरा मतलब, मैं चेनबो की क्लासमेट हूँ। उसी ने मुझे तेरे बारे में बताया था और तेरी फोटो दिखाई थी। डाइतो की निगाहें अभी भी मुझे थोड़ा शक के साथ घूर रही थी। उसने गहरी सांस ली और एक बड़े भाई की तरह ज्ञान दिया। बहन, तो दिखने में सच में बहुत खूबसूरत और क्यूट है। एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, उस चेनबो से जितना दूर रह सकती है रहना। खैर, मुझे अभी और ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं, मैं निकलता हूँ। और हाँ, चेनबो को मत बताना कि मैंने उसकी औकात दिखाई है। मैं दरवाजे पर खड़ा रह गया। मेरे होठ अजीब तरीके से फड़फड़ाने लगे। एक बात तो साफ थी, हमारे पूरे दोस्तों के सर्कल को चेनबो के इन घटिया और नीच शौकों के बारे में अच्छी तरह पता है। पर ठीक उसी वक्त सीढ़ियों से उतरते हुए डाइतू के कदम अचानक रुक गए। एक मिनट, क्या उस लड़की ने अभी अपना नाम शाओमू बताया? कहीं मेरे कानों ने धोखा तो नहीं दिया? डाइतू का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उस लड़की का बात करने का टोन और आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जब मैं बाप बनकर अपने दोस्त शाओमू के लिए फ्री का खाना ले जाता था। नहीं, दिमाग की दही हो रही है। मुझे सीधा चेनबो भाई से ही क्लियर करना पड़ेगा। तुरंत अपनी पॉकेट से फोन निकालकर डाइतू ने मैसेज टाइप किया। चेनबो भाई, क्या तू किसी शाओमू नाम की लड़की को जानता है? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ, पर अचानक ये सवाल क्यों? चेनबू का रिप्लाई आया। सुना है वो शाओमू के खानदान की ही कोई दूर की रिलेटिव है। तू क्या इस बात पर विश्वास करता है? डाइटू का दिमाग पहले ही घंटी बजा चुका था। भाई, मुझे इस पूरे केस में एक भयानक झोल लग रहा है।
डाइटू शुरू से ही हर छोटी डिटेल नोटिस करने वाला शातिर बंदा था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वो लड़की 99% शाओ मू ही है। कहीं सच में अपना भाई लड़की तो नहीं बन गया। कड़ियां जोड़ते हुए डाइटू ने सीधा निशाना लगाया। तुझे नहीं लगता शाओ मू आजकल जानबूझकर हमसे मुंह छुपा रहा है और हमें इग्नोर मार रहा है? फोन के उस पार चेनबो थोड़ा सोच में पड़ गया। बात तो सच थी, पर एक हटे कटे मर्द का अचानक से एक नन्ही सी लड़की बन जाना ये लॉजिक से पूरी तरह बाहर था। इसीलिए उसने अपने दिमाग को यही समझाया कि वो पक्का कोई रिलेटिव ही होगी। फिर अचानक उस लॉलीकॉन की नीच हंसी गूंजी। भाई क्या पता ऐसा हुआ हो कि शाओमू को मेरी तड़प देखी नहीं गई और उसने खुद को एक क्यूट लड़की में बदल लिया हो ताकि वो मेरे इस आशिक दिल को इनाम दे सके। चिनबो भाई, डाइटू का मुंह खुला का खुला रह गया। तेरी ये हंसी तो ठरकी है ही, पर तेरे दिमाग का कचरा तो उससे भी बड़ा दरिंदा है। पागल वागल हो गया क्या? चिनबो की भौहें तन गई। बेटा डाइटू, लगता है तू आजकल हवा में कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। बहुत दिन से मेरी मार नहीं पड़ी ना तुझे? भूल गया हॉस्टल के बेड पर कैसे रो रो कर मुझे पापा बुलाता था? ये सुनते ही डाइटू का पूरा जिस्म ऐड गया। पुराने बुरे दिनों की याद दिमाग में आग की तरह ताजा हो गई। वो बेचारा शुरू से ही दुबला पतला और कमजोर था। हॉस्टल के कमरे में कोई भी उसे पीट देता था और वो उन दोस्तों की फूड चेन में सबसे नीचे, यानी उनका चौथा भाई था। टॉपिक घुमाते हुए चनबो की सीरियस आवाज आई। चल बकवास बंद कर, आज रात सारे भाई मिलते हैं और इस शाओमू वाले चक्कर को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 वाले भाई को भी बुला लेना, बहुत दिन से उसकी शक्ल नहीं देखी। कॉल कट होते ही चेनबो ने तुरंत अपने खबरी को मैसेज डाला। पता लगाओ शहर के किस हॉस्पिटल में शाओमू नाम का बंदा भर्ती है, पूरी छानबीन करके रिपोर्ट दो। और उधर मेरी हालत, मैं लिविंग रूम में एकदम भीगी बिल्ली बना सिर झुकाए शांति से डांट खा रहा था। शाओ मेंग सोफे पर टांग रखे किसी माफिया बॉस की तरह बैठी थी। उसका गुस्से वाला ऑरा इतना खतरनाक था कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बगल में बैठी शाओ बेंग और शाओ ना ऑकवर्ड हालत में एक दूसरे की शक्ल देख रही थी। बता अब, शाओ मेंग की कड़क आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। मेरा छोड़ा हुआ नोट जमीन पर कैसे गिरा था? मैंने क्लियरली बोला था ना कि किसी अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलना है, और तूने क्या किया? बिना पीप होल से झांके सीधा दरवाजा खोल दिया। कसम से मेरा दिमाग खराब कर दिया है तूने। मैंने रोते हुए एकदम लाचार आवाज में अपनी सफाई दी। पर मैं उस पीप होल तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। मेरी हाइट ही नहीं है वहां तक। और वैसे भी वो डिलीवरी वाला भैया कोई अनजान नहीं, मेरा अपना रूममेट था। हम पहले से जानते हैं एक दूसरे को, इसीलिए मैंने दरवाजा खोला। भसड़ मच गई। ये लफ्ज मुंह से निकलते ही बगल में बैठी शाओ बिंग और शाओ ना के होश उड़ गए। वेट, वो डिलीवरी वाला तो एक लड़का था ना? शाओ ना की आंखें अब मेरे ऊपर से नीचे तक अजीब तरीके से घूम रही थी। शाओ मुंह, कहीं तू सच में एक लड़का तो नहीं है? शाओ बिंग आगे बढ़ी और उसने हल्के से मेरे नरम गालों को छुआ। इतनी सॉफ्ट स्किन और मासूम शक्ल वाला कोई लड़का कैसे हो सकता है? पर तुम दोनों अचानक चुप क्यों हो गई? कहीं ये सच में लड़का तो नहीं? शाओना का शक अब पूरी तरह यकीन में बदल रहा था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने सीधा अपने हाथ आगे बढ़ाए और झटके से मेरी स्कर्ट नीचे खींचना शुरू कर दिया। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज तेरा जेंडर चेक होके रहेगा। ये सब नौटंकी देखकर मैंने आफत की तरह अपनी स्कर्ट को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। माना कि मैं अब एक लड़की बन चुका हूँ और मुझे किसी चीज के कटने का डर नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं इतना ओपन माइंडेड हो गया हूँ कि इनको अपनी चेकिंग करने दूं। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ चेनबो और बाकी भाई लोग एक रोड साइड ठेले पर बैठकर ठंडी बियर पीते हुए कबाब उड़ा रहे थे। गैंग के दूसरे नंबर के भाई ली कियांग ने सबसे पहले मुंह खोला। चेनबो भाई, तो तेरा मतलब है कि शियाओमू कॉलेज गया ही नहीं? चेनबो ने बियर का एक लंबा घूंट मारा और बोला, हाँ भाई, शियाओमू की बहन कह रही थी कि वो बवासीर का ऑपरेशन करवाने गया है, पर मुझे और अपने तीसरे भाई डाइटू को इस दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक उसी पल चेनबो के फोन की घंटी बजी। जो खबरी उसने शियाओमू की जासूसी के लिए लगाया था उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट पढ़ते ही होश उड़ने वाले थे। उसमें साफ लिखा था कि शियाओमू किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि हुआकिंग यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड कर रहा है, और सबसे बड़ा भौकाल, उसके जेंडर वाले कॉलम में सीधा फीमेल, लड़की लिखा हुआ था। पूरी रिपोर्ट पढ़ते ही चेनबो किसी स्प्रिंग की तरह अपनी प्लास्टिक की कुर्सी से उछल पड़ा। भाई साहब, ये क्या बवाल है? कहीं उस कमीने ने सच में अपना जेंडर चेंज तो नहीं करवा लिया? तो क्या वो सफेद बालों वाली लोली ही मेरा भाई है? तभी मैं सोचूं कि वो मुझे देखते ही अपनी आंखें क्यों चुरा रही थी। अगर ये सच है तो सारी कड़ियां एकदम परफेक्ट जुड़ रही हैं। दिमाग की दही हो चुकी थी। नहीं, ये लॉजिक से पूरी तरह बाहर है। मुझे अभी के अभी उसके मुंह पर जाकर सच्चाई उगलवानी पड़ेगी। तीनों भाइयों ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। डाइटू को मेरा नया एड्रेस अच्छी तरह पता था, तो उसने नेविगेशन का काम संभाला और तीनों सीधा गाड़ी भगाकर मेरे घर के नीचे आकर ब्रेक मार दी। अगले ही पल धड़ाम से एक जोरदार लात पड़ने से हमारे फ्लैट का दरवाजा खुला, और ठीक उसी अनलकी सेकंड पर मेरी स्कर्ट अभी भी शियाना के हाथों में पूरी ताकत से खींची जा रही थी। ये आफत देकर डर के मारे मेरे दोनों पैरों की ताकत ही गायब हो गई और दिल गले में आकर अटक गया। खेल पूरी तरह खत्म। मेरे 3 सबसे जिगरी दोस्त एक साथ मेरी चौखट पर खड़े थे। अगर इन दरिंदों के सामने मेरी असली औकात खुल गई तो भाई लोग तो फुल ऐश करेंगे, पर मेरी जान किसी हाल में नहीं बचेगी।
माहौल आग बबूला होते देख शियाओ मेंग ने एक तेजी से आगे बढ़कर मेरी ढाल बनने का काम किया। मैं डरपोकों की तरह अपनी छोटी बहन के पीछे दुबक गया। मेरी धड़कनें डीजे वाले बेस की तरह बज रही थी। लग रहा था आज यमराज से बचना नामुमकिन है। चेन बो गुस्से से अपनी भौएं ताने शियाओ मेंग की तरफ आगे बढ़ा, पर अनजाने में उसकी निगाहें शियाओ मेंग के ठीक पीछे छुपी मेरी मासूम और क्यूट सी लोली पर पड़ गईं। बस एक नजर और उस दरिंदे का वो भयानक गुस्से वाला चेहरा मक्खन की तरह पिघल गया। उसकी आवाज का सारा भौकाल एकदम हवा हो चुका था। उसकी टोन अचानक थोड़ी सॉफ्ट हो गई। तेरा भाई ना तो कॉलेज में है और ना ही किसी हॉस्पिटल में, आखिर कहाँ गायब है वो? और ये शियाओमू नाम की तुम्हारी रिलेटिव का क्या सस्पेंस है? ये सुनते ही शियाओ मेंग के होंठ थोड़े अजीब तरीके से फड़फड़ाए। उसने एक सॉलिड काउंटर मारा। मेरे भाई को कोई आम बवासीर नहीं हुई है, उसको सीधा खून के फव्वारे मारने वाली डेडली बवासीर हुई है। तो जाहिर सी बात है उसको किसी नॉर्मल नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े स्पेशल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है ना। चैन बो वहीं पर होश उड़ाकर खड़ा रह गया। खून के फव्वारे मारने वाली बवासीर? अच्छा, तो इसीलिए नॉर्मल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में इसका नाम नहीं मिला। पर अगले ही सेकंड उसने एक सीधा मौत वाला सवाल दाग दिया। तो फिर ठीक है, अब ये बता कि हुआकिंग यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस रजिस्टर में सिर्फ एक ही शियाओमू नाम की स्टूडेंट है और वो भी एक लड़की है। इसे कैसे जस्टिफाई करेगी तू? ये मौत वाला सवाल आते ही शाओ मेंग पूरी तरह ब्लैंक हो गई। किसको पता था कि चेनबो जैसा दरिंदा इस बार पूरे ठोस सबूत के साथ आएगा। होंठ फड़फड़ाते रहे पर कोई नया बहाना मुंह से नहीं निकला। और निकलता भी कैसे? आखिर वो शाओमू कोई और नहीं, मैं खुद ही तो था। मैं डर के मारे उसकी पीठ के पीछे दुबका हुआ था। खत्म, आज तो इस कमीने के हाथों मेरी लुटिया डूबनी तय है। ठीक उसी वक्त पिंक हेयर्ड लॉली शाओना अचानक ढाल बनकर सामने कूद पड़ी। गुस्से से आग बबूला होकर उसने चैन बो और उसके दोनों भाइयों पर उंगली उठा दी। तुम दरिंदों की औकात कैसे हुई हम लड़कियों के कमरे में जबरदस्ती घुसने की, और ऊपर से एक छोटी सी बच्ची को घेरकर सवाल पे सवाल दागे जा रहे हो? अंधे हो क्या? दिख नहीं रहा वो बेचारी डर के मारे रोने वाली है? अपनी कमर पर हाथ रखे शाओना का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो उन तीनों को धक्के मारकर बाहर निकालने पर उतर आई। माहौल गर्म होते देख शाओ बिंग ही आगे बढ़ी। मुझे इस भयानक टेंशन में देकर वो तुरंत मेरा हाथ पकड़कर वहां से निकलने लगी। ये देकर चेनबो के दिमाग की नसें फटने लगीं। वो रोकना चाहता था पर उसके ठीक सामने शाओना खड़ी थी, एक ऐसी क्यूटनेस जिसके सामने वो पूरी तरह हेल्पलेस था। उस लॉलीकॉन के मुंह से आधा लफ्ज भी नहीं निकला। वो बस बेचारी शक्ल बनाए मेरी पीठ को दूर जाते हुए घूरता रह गया। मैं उसकी इस लाचारी को अच्छी तरह समझ रहा था। चैनबो मेरे भाई, ये लॉलीकॉन होना तेरा सबसे बड़ा शौक जरूर है, पर यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी और नस भी है। पर साला किस्मत का खेल देखो, जैसे ही मैं दूसरे भाई ली ख्यांग और चैनबो के पास से गुजर रहा था, मेरी पॉकेट में रखा फोन गलत टाइम पर जोर से वाइब्रेट कर उठा। मैंने डरते हुए फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। ठीक उसी पल मेरी नजर उठी और सीधा सामने खड़े ली क्यांग की आंखों से जा टकराई। करंट लग गया। मैंने तुरंत पैनिक होकर आंखें चुराईं और गोली की रफ्तार से फोन वापस पॉकेट में ठूस लिया। ली क्यांग की आंखों में एक भयानक शक पैदा हो चुका था। मुझे घूरते हुए उसका सर झुका और निगाहें अपने फोन की स्क्रीन पर गईं। वो अपने जिगरी दोस्त शाओमू का नंबर डायल कर रहा था। ये लड़की आखिर है कौन? ली क्यांग के दिमाग में घंटियां बजने लगीं। जितना वो इस बारे में सोच रहा था उतना ही केस अजीब लग रहा था। लगता है किसी दिन इस लड़की को अकेले में घेरकर पूरा सच उगलवाना पड़ेगा। कमरे से बाहर निकलते ही डाय तूने खाकर गाड़ी पर टेक लगाई। तुम दोनों ने अभी उस लड़की का एक्सप्रेशन नोटिस किया? चैनबो का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था। हैं? नहीं तो क्या हुआ? उस दरिंदे का पूरा फोकस तो सिर्फ और सिर्फ शाओ ना पर ही अटका हुआ था। ली क्यांग ने एक सेकंड के लिए हेजिटेशन दिखाई, फिर चुपचाप अपना सर ना में हिला दिया। जब तक उसे शाओमू की असली औकात और इस राज का पूरा सच नहीं मिल जाता, वो फोन वाइब्रेट होने वाली बात अपने दोस्तों से छिपा कर रखना चाहता था। दूसरी तरफ कमरे के अंदर आकर मैंने आखिरकार चैन की एक लंबी सांस ली। चलो, फिलहाल के लिए तो मेरी जान बच गई, पर अब पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे थे। सारे के सारे पैसे तो उन छोटे छोटे स्कर्ट्स और कपड़ों पर उड़ा दिए थे। शाओ मेंग से किसी मदद की उम्मीद रखना बेकार था, और अपनी इस हालत में एक सफेद बालों वाली नन्ही लॉली बनकर मैं बाहर जाकर काम भी तो नहीं मांग सकता था। अचानक दिमाग की बत्ती जली। बल्ब ऑन। वेट, मेरी ये हालत और ये खूबसूरत शक्ल, क्या मैं इसका फायदा उठाकर एक लाइव स्ट्रीमर नहीं बन सकता? इस क्यूट चेहरे के साथ पैसे छापना तो मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। बिना सोचे मैंने तुरंत अपना कमरा अंदर से लॉक किया और लाइव स्ट्रीमिंग का अकाउंट सेटअप करके सीधा लाइव चला गया। चैनल का नाम एकदम सिंपल रखा, शाओमू। पर लाइव आते ही स्क्रीन पर 0 व्यूअर्स का बड़ा सा टैग देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। खेल उल्टा पड़ गया। लगता है सिर्फ क्यूट शक्ल होने से भौकाल नहीं मचता। पब्लिक को रोकने के लिए कुछ डेंजर स्टंट या मसाला दिखाना पड़ेगा। मैं अभी दिमाग लगा ही रहा था कि लाइव आकर आखिर करूं क्या, तभी अचानक व्यूअर काउंट रॉकेट की तरह 100 के पार चला गया।
ये क्या बवाल है? ये सारी जनता अचानक कहाँ से टपक पड़ी? स्क्रीन पर चलते हुए कमेंट्स को देखकर मेरे मासूम से चेहरे पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क छप गया। माओ लो फैन क्लब की तरफ से हाजिरी लगाने आए हैं। माओ लो? ये किस चिड़िया का नाम है? एक 2D वीट्यूबर है भाई, हम सब उसी के फैन ग्रुप से सीधा यहाँ लैंड हुए हैं। स्ट्रीमर तो बहुत क्यूट है यार, कहाँ रहती हो? आजकल एक ऐसी ही पालने का मन कर रहा है। ओए ऊपर वाले भाई, तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही। एक ऐसा क्रीप वाला कमेंट है बे। वैसे एक बात बताओ, इसका नाम थोड़ा अजीब नहीं है? कहीं ये स्ट्रीमर अंदर से एक लड़का तो नहीं? पर भाई अगर ये क्यूट सा छोटा भी निकला ना, तो भी तेरा भाई कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। ये नीच और घटिया कमेंट्स पढ़कर मेरे होंठ अजीब तरीके से फड़फड़ाने लगे। बाप रे बाप, कहीं मैंने गलती से किसी ठरकियों के मधुमक्खी के छत्ते में तो हाथ नहीं डाल दिया? जिस वक्त मैं इन दरिंदों के साथ लाइव चैट में माथापच्ची कर रहा था, ठीक उसी वक्त दूसरे कमरे में शाओना अपने फोन पर फैंस के ग्रुप चैट को घूर रही थी। उसके पूरे ग्रुप में एक शाओ मू नाम की नई स्ट्रीमर का ही हल्ला मचा हुआ था। इनकी इतनी औकात के मेरे फैन ग्रुप में किसी दूसरी लड़की के गाने गा रहे हैं। जरा मैं भी तो देखूं ये कौन सी आफत मार्केट में आई है। बिना सोचे शाओना ने उस शाओ मू की स्ट्रीम पर क्लिक किया। अगले ही सेकंड मेरी स्क्रीन पर एकदम भौकाली और वीआईपी एंट्री वाला एनिमेशन ब्लास्ट हुआ। मुझे लगा कोई बहुत बड़ा अमीर सेठ मेरी स्ट्रीम पर मेहरबान हुआ है, पर आंखें फाड़कर वो यूजर नेम पढ़ा तो दिमाग की दही हो गई। ये तो साला इनका असली भगवान था, खुद माओ लो की एंट्री हुई थी। अबे माओ लो, तू अपनी स्ट्रीम छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? माओ लो, चुपचाप जाकर अपना लाइव ऑन कर। पर शाओना ने एक एटीट्यूड वाला रिप्लाई चिपकाया, नहीं जाऊंगी, आज रात तेरा भाई यहीं डेरा डालेगा। अपने फैंस की चिकचिक को पूरी तरह इग्नोर मारते हुए वो मजे से मेरी स्ट्रीम ताड़ने लगी। असली वीआईपी के सामने आते ही मेरी हालत थोड़ी टाइट हो गई। अजीब सी ऑकवर्डनेस में समझ नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ रखूं और बोलूं क्या। मेरी इस घबराहट और थोड़ी डरी हुई मासूमियत को देखकर स्क्रीन के उस पार शाओना की हंसी छूट गई। बिना एक सेकंड सोचे उसने सीधा 2 कार्निवल यानी सबसे महंगे वर्चुअल गिफ्ट्स स्क्रीन पर मारे और एक झटके में टॉप डोनेटर यानी बैंग यी की कुर्सी पर आकर बैठ गई। बहुत बहुत शुक्रिया माओलो दीदी। मुंह से तो मक्खन निकल ही रहा था, मेरे हाथों ने भी बिजली की रफ्तार से इस अमीर डोनेटर को फॉलो ठोक दिया। आज की इस तगड़ी बोहनी के बाद लग रहा था लाइफ सेट है। थोड़ी देर बाद स्ट्रीम खत्म होने पर, अबे अकेले कमरे में दौरे क्यों पड़ रहे हैं तुझे? शाओ मैंग की कड़क आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। मैं आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, माँ ने एक्सप्लिसिटली बोला है कि अपनी बॉडी और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। कहीं उल्टी सीधी बीमारियां यानी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज मत पाल लेना अपने इस नए रूप में। मैं पागल ना बनूं तो क्या करूं? मेरी असली आइडेंटिटी का लगता है बैंड बज गया है। अपनी चुड़ैल बहन की उस अजीब और बेकार एडवाइस पर रति भर ध्यान दिए बिना मैं बस बिस्तर पर पागलों की तरह गोल गोल घूम रहा था। बिस्तर पर मेरे इस दौरे को देखकर शाओ मैंग ने एकदम घिनौनी शक्ल बनाई। इतनी क्यूट और फाड़ू शक्ल तेरे इस जिस्म पर एकदम वेस्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी टॉप मॉडल को दिमागी रोगी बना दिया हो। पर मेरा दिल अभी तक बुलेट ट्रेन की तरह धक धक कर रहा था। आखिर उस दूसरे भाई ली कियांग ने सीधा गोली दागते हुए अचानक मुझे एक मैसेज क्यों भेजा कि मुझे सब कुछ पता चल गया है? कहीं ऐसा तो नहीं? ये ख्याल दिमाग में आते ही मौत के डर से मैं स्प्रिंग की तरह बिस्तर से उछल पड़ा। क्या इस कमीने ली कियांग ने अपना तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई खोल लिया है? इसे मेरे इस लोली बनने वाले राज की भनक आखिर लगी कैसे? दिमाग का पूरा दही हो चुका था। सैकड़ों बार दिमाग दौड़ाने पर भी कोई लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा था। शाओ मैंग कंफ्यूज होकर थोड़ा आगे खिसकी। तो अब तेरा आगे का क्या प्लान है? कहीं तूने पूरी तरह से अपने पते तो नहीं खोल दिए उसके सामने? उसने वादा किया है कि वो इस राज को अपने तक ही रखेगा। मैंने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। उसकी वो फुल कॉन्फिडेंस वाली बातें सुनकर 80% लग रहा है कि उसे सच्चाई का पूरा पता चल चुका है। शाओ मैंग ने झटके से मेरा फोन छीना और चैट हिस्ट्री स्क्रॉल करने लगी। उसकी भौएं तन गई। मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। तेरा ये जिगरी भाई तेरे साथ ब्लफ खेल रहा है और तुझसे सच उगलवा रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने किसी खिलौने वाले ढोलक की तरह जोर जोर से अपना सिर ना में हिलाया। हम लोग एक दूसरे के लिए जान देने वाले भाई हैं। वो मेरे साथ ऐसी घटिया चाल थोड़ी खेलेगा। पर उस भूतनिके ने एक बार भी क्लियर वर्ड्स में नहीं लिखा कि उसे तेरे लड़की बनने का सच पता चल गया है, और ना ही उसने कोई एग्जैक्ट डिटेल दी। तो फिर तू आग बबूला होकर खुद ही अपनी औकात क्यों बता बैठा? ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं पत्थर बन गया। अबे नहीं, मेरे इस मासूम लड़के जैसे दिल के साथ मेरे ही भाई ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया। ठीक उसी वक्त फोन के दूसरी तरफ बैठा ली कियांग भी पूरी तरह से होश उड़ा चुका था। ये चल क्या रहा है? आजकल दुनिया के किस देश की टेक्नोलॉजी इतनी भौकाली हो गई है जो एक तगड़े मर्द को लोली बना दे? माना कि ये सब किसी साईफाई मूवी का कचरा लग रहा था, पर सच्चाई ठीक उसकी आंखों के सामने स्क्रीन पर चमक रही थी। तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए नया मैसेज ठोक दिया। अरे भाई, मैं तो बस तेरे मजे ले रहा था। तू कहीं सच में सीरियस तो नहीं हो गया ना? पर साला पासा उल्टा पड़ गया। ये रिप्लाई पढ़कर ली कियांग का शक और पक्का हो गया। उसने एकदम स्ट्रिक्ट और कड़क टोन में मैसेज दागा। बस कर, अब आगे एक लफ्ज मत बोलना। इस सैटरडे हम दोनों आमने सामने बैठकर ठीक से हिसाब करेंगे। पास खड़ी शाओ मैंग की चुड़ैल जैसी हंसी निकल आई। वो मेरे इस नरक पर मजे ले रही थी। चलो फिर, मेरी तरफ से तुम दोनों को सैटरडे की इस मस्त डेट के लिए एडवांस में बधाइयां। डेट का तंबूरा। इस सैटरडे को मैं इस आफत से कैसे बचूंगा? कोई है जो मेरा दुख समझे? अपने सबसे कमीने दोस्त के सामने इस नन्ही सी लूली बनकर जाना, ये तो सीधा सीधा पब्लिक में जिंदा दफन होने वाला सीन है।
ठीक उसी बवाल के बीच लिविंग रूम से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं जैसे ही रूम से बाहर निकला, सामने शाओना के कमरे का दरवाजा भाम करके जोर से बंद हुआ। बाहर सिर्फ शाओबिंग बेचारी शक्ल बनाए लाचार सी खड़ी थी। अब ये नया ड्रामा कहाँ से शुरू हो गया? इस डिप्रेस्ड माहौल को देखते ही मेरा दिमाग ठनक गया कि पक्का कोई बड़ा कांड हुआ है। शाओबिंग की आंखें उस बंद दरवाजे पर गड़ी थी और उनमें भयानक टेंशन भरी थी। शाओमू, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? कसम से मैं इसके बदले तेरा जिंदगी भर एहसान मानूंगी। तो बोलेगी तो आग में कूद जाऊंगी या पहाड़ से छलांग लगा दूंगी। बोलते बोलते शाओबिंग की आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। बात ऐसी है, मेरी बहन अभी थोड़ी देर पहले फोन चला रही थी और अचानक पता नहीं क्यों उसका मूड एकदम पाताल लोक में चला गया। तो मैं चाहती हूँ कि तू अंदर जाकर थोड़ा उसको मना ले। कोई टेंशन नहीं, ये काम मेरे हवाले कर दे। मैंने तेजी से अपनी छाती ठोकर फुल हीरो वाली गारंटी दी। अगर मैं इस नरक में नहीं कूदूंगा तो कौन कूदेगा? ये खतरनाक टास्क तेरा भाई, मेरा मतलब तेरी बहन, पूरा करेगी। ये सॉलिड गारंटी सुनते ही शाओबिंग के आंसू गायब हो गए और उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो फिर पूरा मामला अब तेरे हाथ में है। आगे लाइफ में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बिना सोचे बोल देना। ये बोलते ही उसने झुककर गोली की रफ्तार से मेरे गाल पर एक गीला सा किस चिपका दिया। मेरा पूरा सिस्टम वहीं हैंग हो गया। सांसें लेनी भूल गया मैं। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के साथ इतना क्लोज कांटेक्ट हुआ, और वो भी इतने अजीब और वाइल्ड तरीके से। चलो छोड़ो, अभी सबसे बड़ी आफत उस अंदर बैठी चुड़ैल, मेरा मतलब उस नन्ही सी नकचढ़ी को मनाना है। मैंने उस बंद दरवाजे को आंखें फाड़ कर घूरा। दिमाग में कैलकुलेटर चलने लगा। ये लड़की कोई आम आइटम नहीं है। आखिर इससे बात कैसे शुरू करूं? एक मिनट, ये लड़की स्नैक्स और मस्त खाने के आगे तो पक्का सरेंडर कर देगी। तो फिर सीधा जंक फूड टैक्टिक्स यूज करके इसका गेम बजाता हूं। ये फाड़ू आइडिया लॉक करते ही मैं सीधा बिल्डिंग के नीचे वाले सुपरमार्केट की तरफ दौड़ पड़ा। पर जैसे ही मैं बिल्डिंग के गेट से बाहर निकला, मुझे अपने इस डिसीजन पर रोना आ गया। इस अजीब और अनजान रास्ते पर मैं पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था। आंखें फाड़े में आसपास के अनजान रास्तों और बिल्डिंग्स को ताड़ने लगा। हार मानकर मुझे चुपचाप अपनी बहन शाओ मैंग को कॉल लगानी पड़ी। माना कि मैं उसके आगे अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, पर आधी रात का टाइम और ऊपर से एकदम अनजान रास्ते, अगर इस लोली वाले रूप में किसी ठरकी और दरिंदे अंकल के हत्थे चढ़ गया तो सीधा गेम ओवर हो जाएगा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से शाओ मेंग की चुड़ैलों वाली टॉन्टिंग आवाज गूंजी। ओहो, आज ये कौन सी हवा चल पड़ी? ये तो मेरे प्यारे भैया हैं। आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? उसकी इन जहरीली बातों पर मेरा दिमाग पहले से ही बुलेट प्रूफ हो चुका था। एकदम मासूम और नरम आवाज में मैंने हथियार डाल दिए। मैं रास्ता भटक गया हूँ, जल्दी आकर मुझे यहाँ से उठा ले। सुपरमार्केट के बाहर मैं भारी भरकम स्नैक्स के थैलों को उठाए एकदम बेचारी हालत में सिकुड़ा हुआ खड़ा था। जब से मेरी बॉडी श्रिंक होकर एक लोली की हुई है, तब से मुझे अपनी इस बेकार औकात और जीरो फिजिकल पावर का असली एहसास हुआ है। दिमाग खराब। अंदर सुपरमार्केट के वो रैक्स आसमान जितने ऊंचे लग रहे थे। पैरों के बल खड़ा होने के बाद भी टॉप शेल्फ तक मेरा हाथ नहीं पहुंचा। अगर वहां उस खूबसूरत सी दीदी ने मसीहा बनकर मेरी मदद ना की होती तो आज ये स्नैक्स का ढेर जमा करना नामुमकिन था। अरे, ये वही छोटी सी क्यूट गुड़िया है ना? अचानक पीछे से एक एकदम मीठी और टीज करने वाली आवाज आई। मैं पलटने ही वाला था कि एक बेहद मदहोश कर देने वाली परफ्यूम की महक मेरी नाक में घुस गई। नन्ही पही, इतनी रात को अकेले यहाँ खड़ी हो, डर नहीं लगता कि कोई गुंडा उठा कर ले जाएगा? एक काम करो, चुपचाप दीदी के साथ घर चलो और वहीं रह लो। खतरे की घंटी दिमाग में जोर से बजी। तुरंत एकदम शरीफ बच्चा बनकर मैंने सफाई दी। मैं अपनी बड़ी बहन का वेट कर रही हूँ, वो बस रास्ते में ही है और आती ही होगी। पर वो हॉट डीडी एकदम जिद्दी निकली, सीधा मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। तो फिर मैं भी यहीं रुकती हूँ तुम्हारे साथ, वरना क्या पता कोई दरिंदा सच में तुम्हें उठा ले जाए। करीब 10 मिनट बाद शाओ मिंग आ की तरह तेजी से वहां आती हुई दिखी। दूर से ही उसने मेरे इन चमकते हुए सफेद बालों को टारगेट कर लिया था। लो, लगता है तुम्हारी गार्डियन आ गई, तो अब मेरा काम यहाँ खत्म। मेरे बगल में खड़ी उस हॉट दीदी ने एक कातिल मुस्कान दी और बड़े ही स्वैग के साथ एक चमकती हुई पिंक कलर की सुपर कार में बैठकर वहां से निकल गई। घर वापस आने के बाद शाओना की उस बंद दरवाजे को घूरते हुए मेरी टेंशन वापस शुरू हो गई। इस नक्चड़ी चुड़ैल को आखिर बाहर कैसे निकालूं? तू यहाँ मेरे दरवाजे पर चोरों की तरह क्या घूर रहा है? धड़ाम! अचानक दरवाजा खुला और सामने शाओना गुस्से में आग बबूला कमर पर हाथ रखे मुझे घूर रही थी। हाथ में बड़े बड़े स्नैक्स के थैलों के साथ में वहीं पत्थर बन गया। थोड़ी शर्म और हिचकिचाहट के साथ मेरी आवाज निकली, तेरी बहन ने बताया कि तेरा मूड पूरी तरह खराब है, तो उसने स्पेसिफिकली मुझे भेजा है तेरा दिमाग ठीक करने के लिए। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, वो नहीं। ये सुनते ही शाओना का चेहरा गुस्से से काले तवे जैसा डार्क हो गया और वो झुंझलाकर जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगी। उसका ये आग उगलता हुआ रूप देखकर मेरे होंठ फड़फड़ाने लगे। भाई, मैं तो यहाँ आग बुझाने और मनाने आया था, पर लगता है मैंने पेट्रोल डालकर आग और भड़का दी है। जैसे ही उसने जोर से दरवाजा पटकने की कोशिश की, मैं गोली की रफ्तार से आगे कूदा और पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ लिया। अपने पैर का अंगूठा एकदम शातिर तरीके से डोर के गैप में फंसा दिया। अरे, इतनी जल्दी दरवाजा मत मार, ये स्नैक्स मैं स्पेशली तेरी पसंद के चुनकर लाया हूँ। पूरी जान लगाई है इनको लाने में। मुझे तेरी किसी भी की जरूरत नहीं है। अगर सच में मुझे खुश देखना चाहता है तो यहाँ से दफा हो जा। मेरी आगे की बात सुने बिना शाओना ने एक जोरदार धक्का मारा और ठीक अगले सेकंड भाम करके दरवाजा मेरे मुंह पर बंद हो गया। एक ठंडी सांस भरते हुए मैंने अपने इस नन्हे और कमजोर से जिस्म
जिस्म को घूरा। औकात ही मिट्टी में मिल गई है। एक छोटी सी बच्ची ने बिना मेहनत किए मुझे धक्का देकर गिरा दिया। लगता है इस नकचड़ी चुड़ैल का गेम बजाने के लिए कोई नया मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह शाओ मेंग ने मुझे किसी गुंडे की तरह मार पीट कर नींद से जगाया। उसकी आवाज में भयानक तेजी थी। उठ जल्दी, सोना बंद कर, फटाफट तैयार हो, हमें अभी एयरपोर्ट जाना है पापा को लेने। पापा को लेने जाना है? क्या वो आज ही वापस टपक रहे हैं? पर आज तो मुझे कॉलेज जाना था ना। झटके से बिस्तर पर उठकर बैठते ही मेरी आंखों में एक भयानक कंफ्यूजन छा गया। चलो आखिरकार इस बुढ़े तो घर आने की फुर्सत तो मिली। पता नहीं मेरे लिए कोई गिफ्ट लाया भी है या नहीं, पर दिल में अजीब सी धक धक क्यों हो रही है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उबासी लेते हुए मैंने बदलने के लिए कपड़े ढूंढने शुरू किए, पर जैसे ही उस छोटी सी स्कर्ट पर हाथ पड़ा, दिमाग की दही हो गई। आफत की जड़ यही थी, अगर पापा ने मुझे इस हालत में देख लिया तो ऑन द स्पॉट घर का कानून चलेगा और मेरी टांगे तोड़ दी जाएंगी। उनके हार्ट अटैक के डर से ही तो मैंने अपने इस जेंडर चेंज वाले झोल को टॉप सीक्रेट रखा था। ठीक उसी वक्त कॉलेज में चेन बो पीछे की खाली बेंच को आंखें फाड़े घूर रहा था। ये लॉजिक से बाहर है। शाओ मू और शाओ मेंग दोनों एक साथ क्लास से गायब कैसे हो गए? आज तो उसने पूरी प्लानिंग की थी कि उस बदली हुई शाओ मू को अकेले में घेर कर सच उगलवाएगा, पर उसके सारे प्लान पर पानी भर चुका था। इधर मैं एक भयानक धर्म संकट में फंसा हुआ था। जिंदगी भर तो पापा से छुप नहीं सकता ना, पर उनको ये औकात के बाहर वाली बातें कैसे समझाऊं? घर का इकलौता चिराग अचानक बेटी बन गया है। कहीं ये खबर सुनते ही वो गुस्से में आग बबूला होकर मुझे बेदखल न कर दें। मेरे दिल की धड़कन मीटर तोड़कर भाग रही थी। अगर आज मामला ठीक से सेट नहीं हुआ तो सीधा बोरिया बिस्तर बांधकर सड़क पर आना पड़ेगा। इतनी टेंशन मत ले, मैं पीछे से कवर फायर दूंगी ना, पापा जरूर समझ जाएंगे। एक शैतानी मुस्कान के साथ शाओ मेंग का अजीब सा प्लान सामने आया। एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा गेम खेलते हैं। मैं छुप जाऊंगी और जैसे ही तू पापा को आते देखे सीधा उनके गले लग जाना और जोर से चिल्लाना। देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ था। पागल हो गई है क्या? मैं ऐसी मौत वाली नौटंकी बिल्कुल नहीं करूंगा। बस इस सीन की कल्पना करते ही शर्म से जमीन में गड़ने वाली फीलिंग आ रही थी। बिना एक सेकंड सोचे मैंने सीधा रिजेक्ट मार दिया। अगर तूने ये स्टंट ठीक से कर दिया तो मैं तुझे नकद 200 रुपए दूंगे, बोल मंजूर है? शाओ मेंग का ये सीधा अटैक मेरी जेब की गरीबी पर था। ये एक ऐसा मस्त ऑफर था जिसे ठुकराना मेरे बस में नहीं था। डील डन। वैसे भी कहते हैं ना, एक असली मर्द वक्त आने पर झुकना भी जानता है। अब टाइम आ गया था मेरी अंदर की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग दिखाने का। अगले ही सेकंड अपने बैग से एक बड़ा सा बैनर निकालते हुए जिस पर पापा का नाम लिखा था, शाओ मेंग की स्ट्रिक्ट वार्निंग आई। ध्यान रखना, एकदम हवा में उड़ते हुए उनके गले लगना है, बीच में चेन मत ओढ़ना। ठंडी कपकपा देने वाली हवा के बीच में वो बैनर पकड़े पत्थर की तरह खड़ा था और ठीक मेरी आंखों के सामने से पापा पूरे चौड़ में आगे निकल गए। भले ही अंदर से लाचारी फील हो रही थी, पर मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ये भौकाल ऐसे ही होगा। ओए पुराने खिलाड़ी, कहाँ निकल लिए बिना देखे? एक लंबी सांस खींचकर मैंने पूरे गले की ताकत लगाकर एक जोरदार आवाज लगाई। ये आवाज सुनते ही पापा के कदम झटके से वही ब्रेक मार गए। घबराहट में इधर उधर देखते हुए कंफ्यूजन में उनकी उंगली खुद की नाक की तरफ उठी। उनके चेहरे पर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स छपे थे। अबे मैं तो अभी फ्लाइट से उतरा हूँ, कहीं ऊपर वाले ने आंख खोलकर मुझे ऑन द स्पॉट सगी बेटी तो गिफ्ट नहीं कर दी? पापा की उस जिंदगी पर शक करने वाली बेचारी शक्ल को देखकर आगे पीछे का सारा सोच विचार खत्म हो गया। सीधा एक भूखे शेर की तरह छलांग लगाकर मैंने उनकी टांग को पूरी ताकत से जकड़ लिया। अब होश उड़ने की बारी पापा की थी। दिमाग पूरी तरह हैंग। ये अब किस खानदान की गुम हुई बच्ची मेरे गले पड़ रही है? इसकी शक्ल तो मैंने पहली बार देखी है, पर सबसे बड़ी आफत, इसे मेरा नाम कैसे पता है और ये लगातार मुझे पापा पापा क्यों बुला रही है? अरे छोटी बच्ची, हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं ना, ऐसे राह चलते किसी को भी बाप नहीं बनाते। पापा की आंखों में एक भयानक अलर्ट था, जैसे उन्हें लग रहा हो कि मैं किसी नए टाइप के ठगों के गैंग की मेंबर हूँ। मेरा दिमाग थोड़ा और शैतानी करने को मचल रहा था। एकदम रोने वाली बेचारी शक्ल बनाकर मैंने पूछा, तुम मेरे प्यारे पापा, क्या आप मुझे यहाँ लवारिश छोड़कर अकेले निकल जाओगे? बोलते बोलते मेरी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। मेरी इस तरस खाने वाली मासूम हालत को देखकर आसपास गुजरने वाले अनजान लोगों के दिल भी पिघल गए, पर मेरे उन सख्त पापा पर इस ओवर एक्टिंग का घंटा असर नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत जेब से फोन निकाला और आफत की तरह शियाओ मेंग का नंबर डायल कर दिया। उनके दिमाग में तब तक यही चल रहा था कि आखिर इस गले पड़ी आफत से छुटकारा कैसे पाएं। मेरी प्यारी बेटी, कहाँ मर गई तू? तेरे बाप के पीछे एक अनजान सी छोटी लड़की हाथ धोकर पड़ गई है। जल्दी आकर मेरी जान बचा। कौन सी छोटी लड़की? किसने आपकी इतनी बुरी तरह हवा टाइट कर दी? फोन के उस पार शियाओ मेंग अपनी हंसी रोकते रोकते पक्का इंटरनल ब्लीडिंग करवा चुकी थी। मुझे क्या पता ये आफत कहाँ से टपकी है। हाथ में मेरे नाम का बड़ा सा बैनर पकड़े खड़ी है और जबरदस्ती मुझे बाप बाप बुला रही है। मेरा खुद का दिमाग फटी पड़ी है। फालतू की बकवास बंद कर और जल्दी यहाँ आकर मुझे इस आफत से बचा। पापा ने पूरी तरह पैनिक मोड में आकर फोन पर चिल्ला दिया। कॉल के बाद पापा की हालत और भी दिमाग का दही करने वाली हो गई। ये सफेद बालों वाली नन्ही परी किसी भी एंगल से उनका वो नालायक बेटा नहीं लग रही थी। पता नहीं किस खानदान की बिगड़ी हुई औलाद रास्ता भटक गई है जो आते जाते किसी को भी अपना बाप बना रही है। मैं सच में आपका वही सगा और नालायक बेटा शियाओ मू हूँ। मुझसे और नौटंकी नहीं झेली गई और मैंने सीधा सच उगल दिया। साथ ही एकदम स्मूथ तरीके से उनके हाथ से वो भारी ट्रॉली बैग भी खींच लिया।
तू मेरे साथ कौन सा इंटरनेशनल लेवल का मजाक कर रही है? सच सच बता, क्या उस चुड़ैल शियाओ मेंग ने तुझे मुझे परेशान करने के लिए भाड़े पर लाया है? ठीक उसी वक्त शियाओ मेंग वहां टपक पड़ी। तू आखिर आ ही गई, ये कौन सी नौटंकी चल रही है यहाँ? फटाफट सारा सच बोल। मैंने फोन पर क्लियरली बताया तो था, ये 100% ओरिजिनल और असली पीस मेरा सगा भाई ही है। सीधे शब्दों में बोलूं तो इसके अंदर का जीन अचानक से म्यूटेट बदल गया है। शियाओ मेंग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरी तरफ उंगली करके जस्टिफाई किया। अबे एक हटा कटा जवान लड़का अचानक ऐसी आफत औरतों जैसी शक्ल में कैसे बदल सकता है? सीधे सीधे सारा सच उगल, वरना छोड़ूंगा नहीं। रात को आंखें बंद करके सोया था, सुबह उठा तो ये हालत ही। इसके अलावा और कौन सा जादू टोना हो सकता है भला? मैंने मजे से अपने सफेद बालों की एक लट को उंगली पर लपेटा। कसम से इन बालों का सिल्की फील एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। ये लॉजिक सुनते ही पापा के चेहरे के रंग एकदम सतरंगी हो गए। उन्होंने दोनों हाथ आगे करके इस फालतू किस्से को पूरी तरह रिजेक्ट मार दिया। रहने दे अपनी फालतू की स्क्रिप्ट। तुम दोनों भाई बहन मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सीधे सीधे बताओ, मेरा असली बेटा कहाँ छुप कर बैठा है? ये बोलते ही वो किसी रेडार की तरह गर्दन घुमा घुमा कर आसपास ताड़ने लगे। घर वापस लौटते वक्त टैक्सी में भी पापा पूरी तरह जिद पर अड़े थे। उनको किसी भी हाल में इस सफेद बालों वाली लॉली की असली औकात जाननी थी। शियाओ मेंग अब इतनी थक चुकी थी कि उसने बहस करने से ही संन्यास ले लिया, और मैं पूरे रास्ते सिर झुकाए यही दिमाग लगा रहा था कि आखिर किस मास्टर प्लान से इस बूल्हे को सच्चाई पर विश्वास दिलवाया जाए। जैसे ही गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी, मेरे दिमाग में अचानक बिजली कौंध गई। बल्ब ऑन। आखिरकार मुझे एक ऐसा ब्रह्मास्त्र याद आ ही गया जो मेरी असली आइडेंटिटी 100% प्रूव कर देगा। शियाओ मू कहाँ है बे? तेरा बाप लौट आया है, जल्दी बाहर आकर रेड कारपेट बिछा। घर में एंट्री मारते ही पापा ने अपनी पुरानी आदत के हिसाब से एक जोरदार दहाड़ मारी। क्या शियाओ मेंग ने आपको उस भयानक और होश उड़ा देने वाले कांड के बारे में नहीं बताया? माँ ने हॉल में आते ही एक भारी सस्पेंस वाली नजर पापा पर डाली। पापा पहले तो पत्थर बन गए, फिर उन्होंने गुस्से से नाक सिकोड़ी। अरे वाह, तो अब पूरा खानदान मिलकर एक ग्रुप बनाकर मेरा पोपट बना रहा है। मानना पड़ेगा, तुम्हारी ये नौटंकी वाली स्क्रिप्ट एकदम सस्ती और तीसरी क्लास है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चौड़ा होकर आगे आया। पापा, मुझे अपनी औकात साबित करने के लिए बस आपका एक टॉप सीक्रेट राज खोलना है। अब अपने कान खोलकर ठीक से सुनिए। मेरा वो खतरनाक राज सुनते ही पापा का चेहरा वहीं का वहीं जम गया। डर और पैनिक के मारे उन्होंने मदद की भीख मांगती हुई निगाहें बगल में खड़ी माँ पर डाली। माँ ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए पलटकर सीधा बाथरूम की तरफ दौड़ लगाई। कुछ ही सेकंड्स में उनका चेहरा भयानक डार्क हो चुका था और वो हॉल में वापस आई। उनकी मुट्ठी में वो सबसे बड़ा और आखिरी सबूत पूरी ताकत से दबोचा हुआ था, एक छोटा सा वाटरप्रूफ बैग। घर लौटते ही ऐसे दिमाग फाड़ देने वाले सेंचुरी के सबसे बड़े सवाल से टक्कर होगी, ये पापा ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या तू सच में मेरा वही सगा बेटा है? पापा आखिरकार स्पीचलेस हो चुके थे। नए रूप को घूरते हुए उनके चेहरे पर अलग अलग रंग आ जा रहे थे। बस रात को सोया और सुबह जेंडर चेंज? ये कौन सी साईफाई मूवी का स्क्रिप्ट चल रहा है मेरे घर में? मैंने अपना आखिरी पता फेंक दिया था। अब आप मानो या ना मानो, मैं ही आपका 100% ओरिजिनल और सगा बेटा शाओ मू हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए इस औकात के बाहर वाली और अजीब बात पर यकीन कर लेता हूँ। इस भयानक और पक्के सबूत के सामने पापा ने आखिरकार घुटने टेक दिए। माहौल में ऐसी अजीब सी ऑकवर्डनेस थी जिसे चाकू से काटा जा सके। आगे चलकर पापा के साथ एक ही छत के नीचे रहना कितना भयानक और शर्मनाक होने वाला है, इसका ट्रेलर मुझे अभी से दिख गया था। अगले दिन कॉलेज में चेनबो की हालत ऐसी थी जैसे उसकी बेंच पर कांटे बिछे हों। वो बार बार चोरों की तरह मेरी तरफ ताड़ रहा था और फिर चुपचाप सिर झुकाकर पागलों की तरह अपने फोन का कीबोर्ड पीटने लगता। अगले ही सेकंड मेरी पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। ये दरिंदा रोज रोज मुझे हरास करने से बाज नहीं आएगा। अगर ऐसी ही आफत चलती रही तो मेरी आइडेंटिटी का भांडा फूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैसेज खोला तो लिखा था, भाई घर के उन बुड्ढों ने मेरी शादी के लिए जीना हराम कर दिया है। मेरा दिमाग पूरी तरह फट रहा है, तू ही बता मैं क्या करूं। मैंने तुरंत स्क्रीन पर उंगलियां चलाई। इन सब आफतों में मैं क्या आइडिया दूं? क्या तू चाहता है तेरा भाई औरतों के कपड़े पहनकर तुझसे शादी कर ले? चेनबो का रिप्लाई गोली की रफ्तार से आया। चल निकल यहाँ से। किसको चाहिए तू? मैं यहाँ दिमाग खपा रहा हूँ कि इन घर के जिद्दी और पुराने ख्यालात वाले बुड्ढों को कैसे बेवकूफ बनाऊं। स्क्रीन पर उसकी लाइन किसको चाहिए तू पढ़ते ही मेरे दिल को इतनी ठंडक मिली कि जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। चलो, कम से कम इस दरिंदे को मेरी बॉडी में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने मजे लेते हुए टाइप किया, अरे किसी भी सुंदर सी लड़की को पैसे देकर टेम्पररी एक्टिंग करवा लेना। तू एक अमीर बाप की औलाद है, तेरे पैसों के आगे तो कॉलेज के गेट से लेकर पेरिस तक लड़कियों की लाइन लग जाएगी। पर मेरे दिल को तो असली सच्चा प्यार चाहिए ना भाई। लगता है इस जन्म में तो मेरा पता पूरी तरह साफ है। माँ ने आखिरी धमकी दे दी है, अगर इस वीकेंड किसी लड़की को घर नहीं लाया तो जबरदस्ती मुझे किसी ब्लाइंड डेट पर भेज देंगे। मेरे भाई प्लीज मुझे इस नरक से बाहर निकाल। मैंने वापस वही आइडिया ठोका, तो थोड़े पैसे फेंक और किसी टेम्पररी एक्टर को हायर कर लेना। तेरा टारगेट तो बस अपनी माँ का मुंह बंद करवाना है ना। ये प्लान 100% फेल है। तुझे मेरी माँ का नेचर पता है ना, वो सीधा उस लड़की की पूरी कुंडली और खानदान का बैकग्राउंड चेक निकलवाएगी। अगर गलती से कोई चोर उचकी या घटिया लड़की हाथ लग गई तो पूरे परिवार की ऐसी तैसी हो जाएगी। टेंशन के मारे मेरे हाथ अपने आप मेरे सफेद बालों को
खुजलाने लगे। ये भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। तो भूतनी के, क्या तू सच में चाहता है कि मैं औरतों के कपड़े पहनकर तेरे साथ ये नौटंकी करूं? ऐसे मौत आने वाले टाइम पर मजाक मत कर भाई, कोई सॉलिड और पक्का जुगाड़ सोच। सबसे बेस्ट रहेगा कि कोई ऐसी लड़की हो जिसे हम पहले से जानते हो, एकदम मासूम और नेक दिल वाली। ऐसी टॉप मॉडल और अप्सरा मैं इसके लिए कहां से पैदा करूं? अंदर ही अंदर मैं इस दरिंदे को गालियां बक रहा था और अनजाने में मेरी उंगलियां मेरे बालों की लट को गोल गोल घुमा रही थी। एक मिनट, इस पक्की दोस्ती और भाईचारे के लिए। क्लास में बैठकर चैन बो ने आहिस्ता से अपना फोन नीचे रखा और पीछे वाली सीट पर बैठी मुझ सफेद बालों वाली क्यूट गुड़िया पर एक चोरी छिपे नजर डाली। सुबह वाली वो चमचमाती महंगी गाड़ी जिसने मुझे ड्रॉप किया था, इस कमीने ने पूरे रास्ते मेरी तरफ एक बार घूर कर भी नहीं देखा। आखिर इस दरिंदे के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? पूरी तरह गहराई से दिमाग दौड़ाने के बाद आखिरकार मेरा पैसा छापो मास्टर प्लान ऑन हो गया। उंगलियों से तेजी से स्क्रीन पर टैप करते हुए मैंने मैसेज ठोका, तो फिर मेरी वो सफेद बालों वाली छोटी रिलेटिव कैसी रहेगी? मैंने उसको तेरी सारी डिमांड्स बता दी हैं, अपना लोकेशन भेज, मैं अभी उसको वहां भेजता हूँ। मैसेज पढ़ते ही चैन बो खुशी के मारे अपनी बेंच से हवा में उड़ने वाला था। पूरे भौकाल और इमोशन के साथ उसका रिप्लाई आया, ओ मेरे भगवान, मेरे बाप, मेरे देवता, अपने इस बेटे का प्रणाम स्वीकार करें। स्क्रीन के इस पार मेरी एक भयानक और शैतानी हंसी गूंज रही थी। एक स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ मेरा मैसेज गया, पर पहले ही क्लियर कर दूं, उस लड़की ने सख्त नियम रखा है कि कोई भी फिजिकल टच या हाथ लगाना अलाउड नहीं होगा। बाप, तू पूरी तरह टेंशन फ्री रहे, तेरा भाई अपनी लिमिट में ही रहेगा। चैनबो इस वक्त 7वें आसमान पर नाच रहा था। किसी अनजान और थर्ड क्लास एक्टर को मार्केट से उठाने से तो लाख गुना बेहतर था कि किसी जान पहचान वाले को ले जाया जाए। कम से कम बाद में ब्लैकमेलिंग का डर तो नहीं रहेगा। पर इस बेचारे बेवकूफ को कहां पता था, दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि जो इंसान आपको सबसे बुरी तरह गड्ढे में धकेलता है, वो अक्सर आपका सबसे करीबी और जिबरी इंसान ही होता है। सीन कट हुआ और वापस मेरे उस प्यारे से घर पर आया। अचानक दरवाजे पर पापा के भारी हाथों की ठक ठक गूंजी। एक भयानक सुपीरियोरिटी और गुस्से से भरी उनकी आवाज आई, ओए नालायक, तू तो पैदा ही अपने बाप की ऐसी तैसी करवाने के लिए हुआ है। एकदम अजीब सी शक्ल बनाते हुए मेरी नजरें फोन स्क्रीन पर गईं। स्क्रीन पर एक बड़ा सा चमकता हुआ टाइटल मेरी आंखों में घुस गया, शॉकिंग। एयरपोर्ट पर एक निर्दयी बाप ने अपनी मासूम बेटी को लावारिस छोड़ा। सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। और तो और कुछ वेल्ले नेटिजन्स ने तो इस मासूम लड़की यानी मेरी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री तक खोद निकाली थी। आराम से उस टॉप ट्रेंडिंग न्यूज पर टैप करते ही मेरे होश उड़ गए। बाप रे बाप, इन खतरनाक और शातिर इंटरनेट वालों ने तो मेरी वो पुरानी लाइव स्ट्रीम वाली रिकॉर्डिंग भी निकाल कर लीक कर दी थी। इंटरनेट पर आम जनता पापा को एक गंदे बाप की तरह लिंच करने पर उतर आई थी। गालियों और घटिया बातों की बाढ़ आई हुई थी। कैजुअली कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करने पर वहां दूर दूर तक बस उस जलील बाप को गालियां पड़ रही थी। कसम से पब्लिक ने ऐसी आग लगाई थी कि मामला औकात से बाहर जा चुका था। पापा की तरफ देखकर बड़ी बड़ी आंखों से क्यूट तरीके से पलके झपकाते हुए और अपनी हंसी दबाते हुए मेरे मुंह से निकला, बहुत बहुत बधाइयां पापा, आप तो ट्रेंडिंग लिस्ट में सीधा नंबर 1 पर बैठे हो। इस बार आप पूरे इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गए हो। पापा की खूनी नजरें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी मेरा खून पी जाएंगे। दांत पीसते हुए उनकी दहाड़ निकली, पहले मुझे तेरी इस शक्ल पर थोड़ा शक था, पर अब मैं 100% फुल कॉन्फिडेंस के साथ गारंटी दे सका हूं कि तू ही मेरा वही सगा और नालायक बेटा है। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। पर क्यों अचानक इतना यकीन कैसे? क्योंकि बाप को इस तरह कचरे में मिलाने वाला ये नीच टैलेंट सिर्फ मेरे खानदान की ही नस्ल में हो सकता है। अगर तेरी ये नई शक्ल इतनी खूबसूरत और क्यूट नहीं होती ना, तो मेरा थप्पड़ अब तक तेरे गाल पर छप चुका होता। गुस्से में बड़बड़ाते हुए पापा पलटकर निकल गए। तभी मेरे फोन में नोटिफिकेशन की बारिश होने लगी। डिंग डिंग। शॉर्ट वीडियो ऐप खोलकर देखा तो पूरी स्क्रीन पर मेरे लिए पब्लिक के ओ बेचारी वाले मैसेजेस और तरस खाने वाले कमेंट्स थे। उनकी बातें पढ़कर एक सेकंड के लिए तो मैं खुद इस इल्यूजन में चला गया कि सच में मेरे सगे बाप ने मुझे कचरे में फेंक दिया है। उस वीडियो पर चमकते हुए मिलियंस के भयानक व्यू काउंट को ताड़ते हुए मैं सोच में पड़ गया। किसको पता था कि मेरे इस अकाउंट पर सिर्फ एक ही पोस्ट पड़ा था, वो भी आधी रात को फीलिंग लेने वाली एक एनिमे फोटो, जिसके नीचे मैंने एकदम सस्ती और क्रिंज रोने धोने वाली शायरी चिपका रखी थी। फॉलोअर काउंट को रॉकेट की तरह 1,80,000 की लिमिट क्रॉस करते देख पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने गो लाइव का बटन दबा दिया। कल की स्ट्रीम में बस मरे गिरे 500 लोग आए थे। आज अगर 1,000 व्यूअर भी आ गए ना, तो मेरा दिन बन जाएगा। पर ये क्या भौकाल था, लाइव बटन दबाते ही पूरा चैट रूम सुनामी की तरह अचानक से पैक हो गया। मेरी हालत वहीं लकड़ी की तरह जम गई और आंखें फाड़कर स्क्रीन पर तेजी से भागते हुए उन नंबर्स पर मेरी नजरें टिक गईं। बस 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड पास हुए थे और लाइव वॉचिंग सीधा 1 लाख की लिमिट तोड़कर आसमान फाड़ चुकी थी।